16,000 फुट की बर्फीली चोटी, टेम्परेचर माइनस में और हवा इतनी पतली कि बम भी सीधा रास्ता भूल जाए। और यही थी वो जंग जो जमीन पर लड़ी गई पर जीती गई आसमान से। नेटफ्लिक्स के ऑपरेशन सफेद सागर का नया टीजर आ गया है। 7 अगस्त को स्ट्रीम होगी। सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दिया मिर्जा और आदिल हुसैन जैसे कलाकारों के साथ ये गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन की उस कहानी पर आधारित है जो अब तक कहीं गुम रही। नेटफ्लिक्स के पास अच्छे संसाधन है, देखिएगा वहां। असली कहानी यहां सुन लीजिए, आपको यहां पर वो वाली एडिटिंग मिल नहीं पाएगी जो जिंगाबाद आपको ऑफर करता है। कहानी का कायदा कहता है कि कहानी मई 1999 से शुरू हो, पर हम करेंगे फरवरी से। दिल्ली से लाहौर तक एक बस चलती है और उसमें बैठे हैं खुद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाघा बॉर्डर पर नवाज शरीफ गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत करते हैं और दोनों देश एक ऐसे समझौते पर दस्तखत करते हैं जो न्यूक्लियर रिस्क को टालने की बात करता है। इतिहास में इसे द लाहौर डिक्लेरेशन कहा गया। वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान भी जाते हैं, विजिटर्स बुक में शुभकामना संदेश भी लिखते हैं। पूरी दुनिया के नजर में यह शांति की तरफ एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम था। मीडिया में जश्न और दोनों तरफ ऑप्टिमिज्म, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। असल में पाकिस्तान फौज इसी समिट की आड़ में कारगिल में घुसपैठ की तैयारी को छुपा रही थी। एग्जैक्टली तो नहीं, पर इन अ मैनर ऑफ सेइंग ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मेज पर मुस्कुराहटें बट रही थी, बर्फीली चोटियों पर सैनिक तैनात हो रहे थे। बरसों बाद खुद नवाज शरीफ ने माना कि कारगिल की घटना लाहौर डिक्लेरेशन का सीधा वायलेशन थी और यह पाकिस्तान की गलती थी। खैर, अब कहानी मई 1999 में घुस सकती है। 3 तारीख थी। करगिल के चरवाहों ने बर्फ से ढकी चोटियों पर कुछ अजीब हलचल देखी। वैसे तो वहां किसी को नहीं होना चाहिए था, पर हथियारबंद लोग नजर आ रहे थे। यह पाकिस्तान का ऑपरेशन कोहे पैमा था, जिसमें उसकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ने चुपके से भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया था। मकसद था कि श्रीनगर ले हाईवे काटें, लद्दाख को अलग करें और भारत को कश्मीर पर बातचीत करने के लिए मजबूर करें। अच्छा, इसी वक्त एक और झटका लगा जिसका जिक्र अक्सर सिर्फ फुटनोट में होता है। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की एक पेट्रोल पार्टी घुसपैठियों की टो लेते वक्त पकड़ी गई और बाद में पता चला कि उनके साथ एक बेहद बार्बरिक ट्रीटमेंट हुआ था। यही वो पल था जब भारत को यह समझ आ गया कि ये कोई छिटपुट इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ का मामला नहीं, कुछ बड़ा है। काउंटर अटैक शुरू हुआ, लेकिन इंडियन आर्मी जमीन से हमले कर रही थी और हाइट दुश्मन के फेवर में थी। पैदल सैनिकों ने खड़ी चढ़ाई चढ़कर खुले में ऊपर से आती गोलियों के बीच हमला बोलना उन्हें पड़ रहा था। मतलब एयर पार चाहिए ही चाहिए थी। मगर एयरफोर्स को मैदान में उतरना इतना आसान नहीं था जितना शब्दों में और बाद में लगता है। हफ्तों तक आर्मी और एयरफोर्स के बीच खींचतान चली। सेना बार बार सिर्फ हेलीकॉप्टर फायर सपोर्ट मांग रही थी, जबकि देन एयर चीफ मार्शल अवाय टिप्पणी इस बात पर अड़े रहे कि बिना सरकार की मंजूरी के फाइटर जेट उतरेंगे नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर को अग्रेसिव स्टांस में भेजना उन्हें सिटिंग डक्स जैसा जोखिम लग रहा था। एक मीटिंग में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वेद मलिक इतने भड़क गए कि गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए, ये कहते हुए कि अगर ऐसा है तो मैं अकेले चला जाऊंगा। 25 मई को कैबिनेट कमेटी या सीसीएस ने आखिरकार एयरफोर्स को इजाजत दे दी। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने चिर परिचित अंदाज में सिर्फ इतना कहा, ठीक है, कल सुबह से शुरू कर। शर्त बस इतनी थी कि जेट्स किसी सूरत में एलओसी को पार नहीं करेंगे। ये एक सोचा समझा पॉलिटिकल डिसीजन था ताकि जंग लिमिटेड रहे। उसी रात हमला शुरू होने से ठीक पहले एक बेहद फिल्मी काम भी हुआ था, बहुत, जो आपको लगेगा ऐसा। खुद एयर चीफ चुपके से श्रीनगर पहुंचे, पर अपनी वर्दी में नहीं बल्कि विंग कमांडर के शोल्डर टेप्स लगाकर, बिना झंडे और लाल बत्ती वाली एक मामूली स्टैंड बाई गाड़ी। इतना सीक्रेट था कि उनकी अपनी पत्नी तक को नहीं अंदाजा था कि वो कहां जा रहे हैं। श्रीनगर पहुंचकर जब वो बेस ऑफिसर्स को पता चला कि उनके सामने उनका चीफ खड़ा है, तो उनका चेहरा देखने लायक था। ये हमने उनके मेमोस दिया। फिर आई 26 मई सुबह 6:30 बजे। श्रीनगर, अवंतीपुर और अदमपुर के रनवे से मिग-21, मिग-23, मिग-27 और जैगुआर एक एक करके आसमान में उठते हैं। ऑपरेशन सफेद सागर, एयरफोर्स का करगिल में पहला ऑफिशियल हमला। इसकी सिंक्रोनाइज्ड अटैक स्ट्रैटेजी खुद फील्ड पर तैनात अफसरों ने मिलकर डिजाइन की थी। पहले फाइटर जेट्स दुश्मन के सिर झुकाएंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर्स नीचे आकर रॉकेट साल्वो दागेंगे। दुनिया में इससे पहले कभी इतनी ऊंचाई पर एरियल वॉर लड़ी ही नहीं गई थी।
16,000 फीट पर टारगेट था, जहां पतली हवा बम और रॉकेट के रास्ते को ही बिगाड़ देती है। मैदानी इलाकों में तो अगर बम टारगेट से 50 मीटर इधर उधर हो भी जाए ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर इन खड़ी चट्टानों में वही मामूली चूक बम को 2 किलोमीटर दूर गिरा सकती है। इसका मतलब कोई नहीं होगा। तो पायलट अपने एमिंग सिस्टम हाथ से मॉडिफाई कर रहे थे, जैसे ये जंग ना हो, कोई इम्तिहान हो इंजीनियरिंग का। पहले दिन के हमलों का असर इतना भारी था कि दुश्मन के रेडियो पर सुना गया कि पाकिस्तानी सैनिक आपस में कह रहे थे, अब हम कैप्चर होने वाले हैं। यही इंटरसेप्ट भारत के लिए पहला सबूत था कि हमले असर कर रहे हैं। पर यह जश्न बहुत जल्दी मातम में बदलने वाला था, किसी को अंदाजा भी नहीं था। एक दिन बाद 27 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने मिग 27 से बटालिक सेक्टर में स्ट्राइक कर रहे थे, तभी पाकिस्तानी मैनपैड्स मिसाइल की चपेट में आकर उनका इंजन फेल हो गया और उन्हें इजेक्ट करना पड़ा। पैराशूट से नीचे उतरते समय समझ आ गया कि वो एनिमी टेरिटरी में गिर गए हैं। घंटों तक अपनी सर्विस पिस्टल से लड़ते रहे, गोलियां खत्म होने तक। आखिर एक आर्मी पेट्रोल ने उन्हें पकड़ लिया और बरसों बाद 2016 के एक इंटरव्यू में नचिकेता ने बताया, द जवान्स हु हैड कैप्चर्ड मी वर ट्राइंग टू मैनहैंडल मी, फॉर देम आई वाज जस्ट एन एनिमी पायलट। गनीमत से एक सीनियर अफसर वक्त पर पहुंच गया और मामला संभल गया। रावलपिंडी की एक जेल में उन्हें 3-4 दिन तक रखा गया और उनके साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि उन्हें पूछताछ करने वाला जो अफसर था, जो पाकिस्तानी, उसने बरसों बाद ये माना कि उनकी और नचिकेता की जिंदगी में कई सिमिलैरिटीज निकल आई थी, पिता की बीमारी, बहन की शादी जैसी बातें। आखिर यूएन के दबाव में 3 जून 1999 को पाकिस्तान ने उन्हें रेड क्रॉस के जरिए वाघा बॉर्डर से भारत वापस भेज दिया। इजेक्शन के वक्त उन्हें रीढ़ में चोट लगी थी। 3 साल तक वे ग्राउंड ड्यूटी पर रहे और आज भी उन्हें पीठ में दर्द रहता है। इसमें एक बात जोड़नी बहुत जरूरी है। एसीएम टिपनिस, उनके बारे में हमने जिक्र किया, उस वक्त के एयर चीफ, अपने मेमोर में उन्होंने लिखा है कि यह मिसाइल हिट नहीं, पायलट एरर था। तीसरे अटेम्प्ट पर रॉकेट्स को क्लियर्ड स्पीड ऑल्टीट्यूड एनवेलप से बाहर फायर किया गया, जिससे इंजन ने टेंशन झेला नहीं और फ्लेम आउट हो गया। दोनों वर्जन्स अलग अलग जगह वाइडली रिपोर्टेड हैं। मेरा काम यह था कि मैं आपको दोनों बता दूं। खैर, ठीक उसी वक्त जब नचिकेता पर अटैक हुआ, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा नचिकेता को ढूंढने नीचे उतर आए, जानते हुए कि नीचे स्टिंगर मिसाइल्स घात लगाए बैठी हैं। कुछ ही देर में उनका विमान मिसाइल की चपेट में आकर कंट्रोल उनका खो गया। उससे उन्हें रेडियो का उन्होंने एक कॉल दिया, हर्कुलिस समथिंग हैज हिट माय प्लेन, और उन्हें भी इजेक्ट करना पड़ा। आहूजा सुरक्षित पैराशूट से उतरे, पर पाकिस्तानी सैनिकों ने हाथ जैसे ही उन्हें लगाया, उन्हें गोली मार दी। शव को गोलियों से छलनी वापस भेजा गया और पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। पोस्टमार्टम में सिर और सीने पर 2 गोलियों के घाव मिले, साथ ही पैराशूट लैंडिंग से घुटने में फ्रैक्चर हो गया था। मतलब साफ था कि वो जिंदा उतरे थे और बाद में मारे गए। भारत ने पाकिस्तान को डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया, जेनेवा कन्वेंशन वायलेशन का विरोध पत्र सौंपा। आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र मिला और आज भटिंडा मुक्तसर रोड पर उनकी एक प्रतिमा भी लगी। कहानी पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इस घटना के एक दिन बाद 28 मई को 4 MI-17 हेलीकॉप्टर टोलोलिंग के पास एक चोटी पर हमला करने निकले। क्रू में 4 लोग थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुब्रमण्यम मुलिहन, स्क्वाड्रन लीडर पुंदीर, फ्लाइट सार्जेंट प्रसाद और सार्जेंट साहू। अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो हेलीकॉप्टर उड़ा था, जिसमें ये लोग उड़े थे, उसमें मिसाइल डॉजिंग फ्लेयर डिस्पेंसर फिट नहीं था, यानी वो तैयार नहीं था पूरी तरीके से। इस हेलीकॉप्टर को एक स्टिंगर मिसाइल ने हिट किया और वो क्रैश हो गया। सभी क्रू मेंबर्स के साथ वो गुजर गए। 3 दिन, 3 विमान, कई जाने। एयरफोर्स को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। द हेलीकॉप्टर्स वर इमीडिएटली विड्रॉन फ्रॉम द ऑफेंसिव रोल। अब जंग ऊंचाई से लड़ी जानी थी, मेटाफोरिकली भी और फिजिकली भी। 30 मई को फ्रांस से आए मिराज 2000 मैदान में उतरे। मैदान में मतलब हवा में। शुरुआत में 250 kgs के डम बॉम्ब्स लेकर नंबर 7 स्क्वाड्रन ने 3 दिन तक मुंठो ढालो, टाइगर हिल और द्रास सेक्टर के पॉइंट 4388 पर हमला किया। मुंठो ढालो एक कटोरे जैसी घाटी, जहां पाकिस्तान ने धीरे धीरे बहुत बड़ा सप्लाई डिपो खड़ा कर लिया था। और भारत एक जुगाड़ प्रदान देश है, इसकी एक आपको मिसाल देता हूं। इस डिपो को ढूंढने के लिए हाईटेक सैटेलाइट्स नहीं, लेजर डेजिग्नेटर पॉड की टेलीस्कोपिक कैपेसिटी के साथ एक आम दुकान से खरीदा गया सोनी हैंडहेल्ड कैमरा इस्तेमाल हुआ था। 16-17 जून को मिग 27 और मिराज 2000 के जॉइंट अटैक से जो कहर टूटा, गोला बारूद और राशन धू धू कर जलता रहा और दोबारा वहां बेस बनाने की हर कोशिश नाकाम रही। खुद एसीएम टिपनिस के मुताबिक यही हमला था जिसने असल में दुश्मन की कमर तोड़ी। करीब 100 एनिमी सोल्जर्स वर किल्ड इन द एक्शन। फिर 24 जून, अब 1 महीना हम आगे बढ़ गए।
इंडियन एयरफोर्स के इतिहास का सुनहरा दिन। 2 मिराज 2000H टाइगर हिल की तरफ बढ़े, इस बार पहली बार कॉम्बैट में लेजर गाइडेड बॉम्ब लेकर। निशाना था दुश्मन का कमांड बंकर। बम सीधा गिरा, बंकर विद इन सेकेंड्स मलबा बन गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अबाउट 300 एनिमीज वर किल्ड। और सबसे हैरत अंगेज बात यह कि उस दिन खुद एयर चीफ टिपनिस एक ट्विन सीटर मिराज 2000 की पिछली सीट पर बैठकर यह अटैक अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने बाद में लिखा भी कि टैली हो कॉल के बाद बम गिरने का इंतजार अनबेरेबल होता था, जब तक आखिर बुल्स आई की रिपोर्ट आई तब जाकर सांस में सांस आती थी। हैरानी की बात यह थी कि पूरे ऑपरेशन के दौरान पाक एयरफोर्स ने एक भी जेट उतारा नहीं सामने, वो सामने ही नहीं आया कभी। भारत को जमीन और आसमान दोनों जगह पूरी आजादी मिली, क्योंकि एयर सुपीरियोरिटी पूरी तरह इंडिया के हाथ थी। 25 साल बाद 2024 में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने बताया कि कुल मिलाकर करीब 5000 कॉम्बैट मिशन, 350 रेकन मिशन और 800 एस्कॉर्ट उड़ानें भरी गई। साथ ही 2000 से ज्यादा हेलीकॉप्टर फ्लाइट से घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। नतीजा यह रहा कि एयरफोर्स के लगातार हमलों ने फौज का काम बहुत आसान कर दिया। टाइगर हिल और टोलोलिंग वापस भारत के कंट्रोल में आए और माना जाता है कि एरियल कैंपेन की वजह से ही जंग करीब 3 हफ्ते पहले खत्म हो गई। 26 जुलाई 1999 को भारत ने जीत का ऐलान किया, वही तारीख जो आज करगिल दिवस के नाम से हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नचिकेता आज भी कमर्शियल पायलट के तौर पर उड़ान भरते हैं। आहूजा का नाम शहीदों की उस फहरिस्त में दर्ज हो गया जिसे देश कभी भूल नहीं सकता। ये तमाम जानकारी मैंने TOI में ध्रुव यादव के आर्टिकल, फोर्स इंडिया पर छपे तत्कालीन एयर चीफ मार्शल एवाई टिपनिस के पर्सनल मेमो और फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता के इंटरव्यू से ली है। ये वीडियो प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा? कहानी तो आप बाद में देखोगे, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आप विजुअली देखोगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते रहिए जिंदाबाद।